बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 सामान्य हिंदी भाग 4 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम उस पाठ को आरंभ कर चुके थे कल, जिसका शीर्षक था जहां आकाश नहीं दिखाई देता। इस रिपोर्टाज का दूसरा भाग हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। कल हम यहाँ तक आए थे कि वो झुंझला कर चीखता है, ये कैसे हो सकता है? तुम कांग्रेसी या कम्युनिस्ट या प्रजा समाजवादी या हिंदू सभाई, तुम कुछ न कुछ हुए बिना कैसे रह सकते हो? मैं बड़ी नम्रता से कहता हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं इंसान हूँ। वह कहता है, उससे क्या होता है? तुमको कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं घबराता हूँ, लेकिन तभी ट्राम रुक जाती है और लोग चीखते तैरते बाहर की भीड़ में समा जाते हैं। यह हंगामा, यह तर्क मेरे मस्तिष्क में जैसे कलकत्ता का आकाश घुस आया है। मेरे सामने बैठे एक अधेड़ सज्जन मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं, डरो नहीं, आज विद्यार्थी वामपंथियों का साथ नहीं देंगे। वामपंथी क्या होते हैं? जिसको हम कम्युनिस्ट कहते हैं। यानी दो पार्टियां ऐसी हैं जो वामपंथी कही जाती हैं। वैसे 3 पार्टियां और तीनों भी बंगाल से हैं। सीपीआई, सीपीआईएम और फॉरवर्ड ब्लॉक। ये जो 3 पार्टियां हैं जिनका आज नामो निशान मिट चुका है, फिर भी हम कह सकते हैं कि एक ज़माने में इन कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा वर्चस्व बंगाल में था और आजकल विद्यार्थी उनका साथ नहीं देंगे, ऐसा वो व्यक्ति कह रहा है, जो व्यक्ति विष्णु प्रभाकर जी से मिला हुआ है। मैं सब प्रश्न उनकी ओर देखता हूँ, कौन कम्युनिस्ट, कौन वामपंथी? मैं वे उसी विश्वास से कहते हैं, चीन ने कम्युनिस्टों की रीढ़ तोड़ दी है। आप जानते हैं कम्युनिस्टों के 2 देश बहुत महत्वपूर्ण है, एक रशिया और दूसरा चीन। रशिया हमारा मित्र है, चीन हमारा इस समय मित्र नहीं है, हो सकता है आगे जाकर हो। लेकिन चीन ने कम्युनिस्टों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अब कम्युनिस्टों का इस देश में कुछ नहीं चलेगा, ऐसा उनका कहना था। अब कलकत्ता में ट्राम और बसें नहीं चलेंगी। कम्युनिस्टों का एक ही काम था, वो सरकारी संपत्ति का नुकसान करते थे। ट्राम चलाते थे, बस जलाते थे, रेलवे डिब्बे जला देते थे, बिजली के खंभे गिरा देते थे। इस प्रकार से वो एक नकारात्मक कार्य, विघातक कार्य करते थे। इस प्रकार से यहाँ यह सिद्ध होता है। वे हंसते हैं, वो सज्जन जो समझा रहे हैं लेखक को कि अब कोई दंगा नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। मैं सब प्रश्न उनकी ओर देखता हूँ और इसी विश्वास से कहते हैं कि चीन ने कम्युनिस्टों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, अब कलकत्ता में ट्राम और बसें नहीं चलेंगी। वे हंसते हैं, मैं उसी तरह उनकी ओर देखता रहता हूँ और ट्राम चलती है, टन 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 टन। एक्सप्लेन का मैदान बहुत जन समूह से भरा हुआ है। कोई मैदान है वहाँ और उस मैदान में बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। मेट्रो के आसपास गजब की भीड़ है। मेट्रो, इस समय जो मेट्रो रेलवे कहा जाती है, उस समय मेट्रो नहीं थी। उस समय शायद मेट्रो फिल्म की, क्या कहेंगे उसके लिए, एक फिल्म प्रदर्शन का स्थान रहा होगा। उस पर अजब की भीड़ जम चुकी है और उन सब के बीच में एक मैं अजनबी हूँ, मैं अकेला अपरिचित व्यक्ति हूँ इन लोगों के बीच में। आगे चलकर वो कहते हैं, देखिए लेखक कह रहे हैं, इस विशाल नगर में असंख्य अजनबियों के बीच मैं अपने को अत्यंत असहाय पाता हूँ। हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन मैं स्वयं को अजनबी पा रहा हूँ और मैं स्वयं को एक निस्सहाय व्यक्ति भी पा रहा हूँ। लेकिन यह असहायपन अकेला वक्ष में धुकधुकी, मतलब छाती में धड़धड़ निर्माण करता है। पता नहीं भीड़ में से कौन आकर के क्या कर जाए। धुकधुकी पैदा करने के लिए भी अच्छा लगता है। मैं उतर कर भीड़ में घुस जाता हूँ और फिर यकायक कंधे पर किसी ने हाथ का दबाव रख करके चौंक पड़ता हूँ। मतलब जैसे ही मैं ट्राम से, मतलब विष्णु प्रभाकर जी जैसे ही ट्राम से नीचे भीड़ में घुस गए, तो किसी व्यक्ति ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया, दबाव महसूस किया उस हाथ का। कहीं कोई रास्ता बताने वाला तो नहीं है, ऐसा उन्होंने मान लिया। कलकत्ते के लोग रास्ता बताने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि अक्सर गलत रास्ता बता देते हैं। परंतु उसी क्षण मुड़कर पाता हूं कि वह अजनबी नहीं है, बहुत पुराना मित्र है।
मुस्कुराकर कहता है, तुम यहाँ कहाँ फंस गए, आओ आओ कह करके वो उन्हें और उस भीड़ से खींचता हुआ मुझे वह ग्रैंड होटल के भीतर ले जाता है। जो होटल है उस बड़े ग्रैंड होटल के अंदर ले जाता है। मैं यहाँ रिसेप्शनिस्ट हूँ, मतलब वहाँ अतिथियों का स्वागत करने वाला अतिथेय व्यक्ति है। आओ ऊपर बैठेंगे। जैसे अब तक जहन्नुम में था, मतलब नर्क में था, अब जन्नत में पहुंचा हूँ, स्वर्ग में आकर के पहुंच गया हूँ। सब कुछ राजसी है, बड़ा होटल है, बड़े बड़े लोग, विदेशी विदेशी लोग ठहरने वाला बहुत बड़ा ग्रैंड होटल है। उसमें सब कुछ राजसी, मतलब राजा लोगों के लिए योग्य हो ऐसे संसाधन जुटाए गए हैं। ऐश्वर्य और विलासिता का प्रतीक है, मतलब उसमें राजसीपन है, ऐश्वर्य है और विलासिता, इन सब का प्रतीक वो ग्रैंड होटल बन चुका है। सब कुछ मूल्यवान, फर्नीचर, कालीन, लिफ्ट, बैरे और मोहक सुंदरियां और इन सब को भोगने वाले देशी विदेशी यात्री हैं सब। मैं ऊपर चढ़ता चला जाता हूँ और सबसे ऊपर की मंजिल में से एक सजे हुए कमरे की बालकनी से नीचे जहन्नुम की ओर देखता हूँ, मतलब उस भीड़ की ओर देखता हूँ जिस भीड़ से मैं अभी आया हूँ, मतलब विष्णु प्रभाकर जिस भीड़ से होकर के गुजर करके ऊपर आए हुए हैं, उस भीड़ को वो देख रहे हैं। क्या लग रहा है? केवल जहन्नुम, नर्क, गति 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 और गति, चलो वेग दिखाई दे रहा है। लोग दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मनुष्य 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 और मनुष्य। बस पहियों के कीलों पर कई कई मनुष्य, यानी पहिए मतलब चक्र, चाक, चक्का, किसी भी वाहन के चक्के की जो कील पर वहां मनुष्य चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। झटका लगता है, कोई गिरता है, कोई तैश में आकर मोटी सी गाली देता है, शाला। अब देखिए यहाँ बीच बीच में बंगाली शब्द आएंगे और बंगाली शब्द शक और अ, ये दो शब्द, स को श बोला जाता है, अ या आ को अ बोला जाता है। अब देखिए साला की जगह शौला, हरामजादा बोलता हुआ भागा चला जाता है। केवल आना और जाना, आना और जाना यही चल रहा है यहाँ। और इसी आने जाने के बीच प्रेम प्रदर्शन से लेकर के जेब कतराई तक, मतलब एक दूसरे के प्रति मोहब्बत का इजहार करने से लेकर के दूसरे की जेब काटने तक, नेताओं के भाषणों से लेकर के छुरेबाजी तक, एक दूसरे को मारने तक, सभी कुछ होता है। अमर सोनार बांग्लादेश, यानी हमारा स्वर्णमयी बंगाल देश, इस प्रकार से सोने का ये देश है बंगाल, कह रहे हैं ये। बंगाल में सोना ही सोना है, इसलिए भूख है, ईंधन है, धुआं है, आंदोलन है, सब कुछ है। वहीं एक और जीवन के मापदंड पनपते हैं। कला शांति का स्वर घोष करता है, कला और शांति का स्वर भी जयघोष करता है, क्योंकि ध्यान रखिए जहां ज्यादा गड़बड़ हो वहीं उस गड़बड़ से दूर होने के लिए शांति के उपाय भी किए जाते हैं। दूसरी ओर सड़कों पर लाशें कुचली जाती हैं, लाश गिरी हुई है और आगे जाकर कोई वाहन, कोई व्यक्ति उसे कुचलता हुआ चला जाता है। जीवित लाशें, सुंदरियों तक की लाशें, मतलब महिलाएं जो यहाँ कमाने के लिए आ रही हैं कलकत्ता में, वो भी कुचली जा रही हैं, उनका भी शव विच्छेद हो रहा है एक प्रकार से। फुटपाथ पर दौड़ते हुए सहसा कोई परिचित टकरा जाता है। अगर दो लोग टकरा जाते हैं परिचित एक दूसरे से, तो कहता है कॉमन, अच्छे अच्छे हो क्या? भला ये तो आपने, हम तो भले हैं, आप ठीक ठाक हैं? मैं दौड़कर बस में चढ़ना चाहता हूँ। नमिते दिन की चिंता नहीं करता, मतलब दिन डूबता हुए की चिंता नहीं करता। मैंने इससे पूर्व एक भी बात बताई थी आपको कि कलकत्ते में सूर्य महाराष्ट्र से पहले उगता है और महाराष्ट्र से पहले ढलता है, मतलब लगभग 4:30-5 बजे सूर्य उगता है और 3, साढ़े 3, 4 बजे तक ढल जाता है। तो जल्दी, शाम भी जल्दी हो जाती है, सुबह भी जल्दी हो जाती है। नमिते दिन मतलब डूबते हुए दिन की चिंता नहीं करता, पर इस तूफानी प्रवाह में मेरे पैर टिक नहीं पाते, लड़खड़ाता हूँ, टकराता हूँ और मेरे चारों ओर कोरस में आवाजें उठती हैं। देख छिलने क्यों न, क्या दिखाई नहीं देता तुम्हें? घायल क्यों दे रहे हैं, घायल क्यों किए दे रहे हैं आप? मुझे घायल क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे पैर मार रहे हैं? क्यों मुझे हाथ मार रहे हैं? मैं उनकी ओर देखता हूँ, उनकी आंखों में अग्नि अग्नि है, एक प्रकार की आग है इन लोगों के आंखों में। मैं डर जाता हूँ और बस छोड़ करके फुटपाथ पर दौड़ने लगता हूँ। बस छोड़ दी, रास्ता छोड़ दिया और फुटपाथ जो
एक प्रकार से पदपथ होते हैं, यानी लोगों को पैरों से चलने वाले, मतलब रास्ते पर तो गाड़ियां ट्राम वगैरह चलती रहेंगी, लेकिन रास्ते के दाईं और बाईं ओर जो थोड़ा सा सीमेंट का बनाया हुआ एक छोटा रास्ता होता है उसे फुटपाथ कहा जाता है, पदपथ कहा जाता है। 10-10 मील तक मनुष्यों के सैलाब में से गुजर जाता हूँ, 10-10 मील तक। कैसे अजीबोगरीब है कलकत्ता के ये फुटपाथ। न जाने किस अनंत काल से असंख्य व्यक्ति इन फुटपाथों पर घर बना कर रह रहे हैं। जो सामान्य लोग हैं, बाहर विदेश से आए हुए हैं या परदेसी लोग हैं जो कमाने खाने के लिए आए हैं, उनके रहने का कोई प्रबंध शहरों में नहीं है, अपितु वो उन्हीं फुटपाथों पर रहने लग जाते हैं। वही उकड़ू बैठ करके खाना बनाते हैं, वही टांग पसार कर सो जाते हैं। व्यापार और विग्रह, प्रेम और प्रसव सब यही होता है। यहाँ व्यापार भी होते हैं, यहाँ झगड़े भी होते हैं, यहाँ प्रेम भी जताया जाता है, यहाँ बच्चों की प्रसव, मतलब यूं कहें कि बच्चों का जन्मना भी, बच्चे इसी फुटपाथ पर जन्मते भी हैं। सब कुछ यहाँ होता है। उनमें वे रिफ्यूजी हैं जो पूर्वी बंगाल से परेशान होकर के आए हैं। पूर्वी बंगाल जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ से जो रिफ्यूजी आए हैं, रिफ्यूजी मतलब निर्वासित होकर के लोग आए हैं, उन निर्वासित लोगों में से अधिकांश लोग, गरीब लोग, इन्हीं फुटपाथों पर रहते हैं। गांव से सोने की तलाश में आए हुए हट्टे कट्टे बिहारी, बिहार के भी लोग यहाँ आए हैं कुछ, जो सोना पाना चाहते हैं, पैसा पाना चाहते हैं। वो भी नाटे, मतलब कद से कम है, थोड़े से ठिंगने हैं। सांवले उड़िया लोग, उड़िया मतलब उड़ीसा के लोग, मतलब बांग्लादेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, बिहार के लोग यहाँ आ रहे हैं, उड़ीसा के लोग यहाँ आ रहे हैं। उड़ीसा से जो लोग मूछों पर ताव देने वाले भैया लोग हैं वो भी आ रहे हैं। एक अद्भुत मिश्रण है यह बस्ती। कलकत्ता की बस्ती एक अद्भुत मिश्रण है। अनेक वंशों, अनेक राज्यों से आए हुए लोग हैं। यह घोल है, मिश्रण है, घोल है अनेक लोगों का। अफीम का घोल है, लगता है जैसे आफू का घोल है, अफीम का घोल है। अफीम जिसके खाने पर एक प्रकार का नशा आ जाता है, इस प्रकार से। शरद बाबू के इस नगर में अफीम बड़ी कारगर होती है। और ध्यान रखिए, इससे पूर्व मैंने आपसे अनेक बार कहा था कि बंगाल में, कलकत्ता में लेखक विष्णु प्रभाकर क्यों गए थे? क्योंकि उन्हें नथुराम प्रेमी जी ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखने के लिए कहा था। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने देवदास, चरित्रहीन, देना पावना, पथिर दावी जैसे महान उपन्यास लिखे बांग्ला भाषा में, उनको आवारा मसीहा कहा है। और उनके इस शरद बाबू के शहर में अफीम की बहुत बड़ी कारगर होती है। क्या है? ध्यान रखिए, जब अगर आपने आवारा मसीहा पढ़ी होगी, मैंने अनेक बार पढ़ी हुई है, तो उसमें अफीम की छोटी सी गोली अगर मुंह में दबा कर रखते तो भूख का एहसास नहीं होता, भूख लगती नहीं है। एक प्रकार से अपनी भूख को भुलाने के लिए लोग अफीम खाते थे उस समय। फिर भी भूख है कि आए जा रही है, फिर भी भूख लग रही है, अन्न की भूख, शरीर की भूख। अभी अभी स्यालदाह के मानव समुद्र से निकला हूँ। स्यालदाह नाम का एक छोटा सा भाग है कलकत्ते में से, उस मानव समुद्र से विष्णु प्रभाकर जी निकले हैं और आचार्य जगदीश चंद्र रोड के पार करके प्रफुल्ल चंद्र रोड पर आ रहे हैं। ध्यान रखिए, जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र, ये दोनों बंगाल के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिनके नाम से ये रोड बनाए गए हैं, जिनका नाम इन मार्गों को दिया गया है। सहसा मेरी दृष्टि एक औरत के चेहरे पर जाकर अटकती है। एक स्त्री है। और ध्यान रखिए, स्त्री का मनोविश्लेषण जितना अधिक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महान उपन्यासकार ने किया है, शायद उतना किसी अन्य ने नहीं किया है। इसलिए शरदचंद्र चट्टोपाध्याय को समझना है तो स्त्री को भी समझना पड़ेगा। और देखिए कि विष्णु प्रभाकर जी, जिन्होंने शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखने के लिए वे जहाँ जहाँ गए उन स्थानों पर गए, और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं उनके उपन्यास भी उन्होंने पढ़े हुए हैं, और वहाँ की स्त्रियों को भी समझने का वो प्रयास कर रहे हैं। सहसा मेरी दृष्टि एक औरत के चेहरे पर अटकती है। ऐसी शून्यता मैंने कहीं नहीं देखी। एक ऐसी शून्यता, शून्यता मतलब एक सूनापन उस महिला के चेहरे पर है। वह मेरे दिल को कचोटती है। न हंसी, न रुदन, न आनंद, न उत्साह, कोई भी भाव उसके चेहरे पर नहीं है। शून्यता है। न किसी प्रकार से
न किसी प्रकार की हंसी है उसके चेहरे पर, न रुदन है मतलब न रोना है, न आनंद है, न उत्साह है। नितांत सपाट तामचीनी के बर्तन से भरी हुई मुड़ी को वह शीघ्रता अपने तीव्र गति से चलने वाले मुंह में डाली जा रही। मुड़ी मतलब चिवड़े का एक प्रकार है। वो खा रही है ऐसा और निगलते जा रही है, निगलते जा रही, खा रही है निगलते जा रही, खा रही है निगलते जा रही है। पर मुंह नहीं चलता मतलब वो उसे चबा नहीं रही है, सिर्फ निगलते जा रही है। मुड़ी अपने आप हलक से निकल मतलब अन्न नलिका में उतरती जा रही है। उसके आसपास कई व्यक्ति घिर आए हैं, अनेक लोग हैं उसमें, अनेक पुरुष उस स्त्री के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। मूढ़ी अपनी हलक से नीचे उतर जाती है, उसके आसपास कई व्यक्ति घिर आए हैं। आगे के शब्द उसकी ललच्छों ही गंदी हंसी में खो जाते हैं। मतलब शायद वह एक शरीर विक्रय करने वाली स्त्री हो। वो गंदी हंसी हंस रही है। वो हंसी मेरे तन बद में जुगुप्सा जमा भर दे। जुगुप्सा मतलब घृणा भर देती है। अरे एक स्त्री, एक ऐसा धंधा करने वाली स्त्री, ये किस प्रकार से हंसी हंस रही है, गंदी हंसी हंसी। और अलग अलग अन्य पुरुष उसे गंदी नजर से देख भी रहे हैं। और मैं एक झटके में उसके अपने साथ को तोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। नहीं, ये मनुष्यता का, मानवता का घृणित चेहरा मुझे देखना नहीं है, ये कह करके वो आगे निकल रहे हैं। स्त्री स्त्री और स्त्री। अब तक पुरुष पुरुष और पुरुष, लोग और लोग, मनुष्य और मनुष्य मनुष्य दिख रहे थे, अब स्त्री और स्त्री और स्त्री दिख रही हैं। होटलों पे नाचने वाली स्त्रियां, एक निश्चित समय निश्चिंत करने वाली स्त्रियां, फुटपाथ पर धक्के देने वाली स्त्रियां, मतलब होटलों में, बड़े बड़े होटलों में नाचने वाली स्त्रियों से लेकर फुटपाथ में दूसरे को धक्का देने वाली स्त्रियों तक सभी और स्त्रियां दिखाई दे रही हैं। स्त्रियों का एक समूह मेरे मस्तिष्क में घुस जाता है और वो मुझे झिझोड़ देता है। स्त्रियां तो वे भी हैं जो रोज बसों में, ट्रामों में धीरे धीरे उतरती हैं, जो विश्वविद्यालय के आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास, मुख्य सड़क से हट करके स्ट्रीटों, लेनों और बाइलोनों में दिखाई देती है। वो भद्र महिलाएं भी हैं, नहीं ऐसा नहीं। सारा देश घुमा हूं। विष्णु प्रभाकर कह रहे हैं कि आवारा मसीहा लिखने के लिए उन्होंने सारा बंगाल छान मारा है, संपूर्ण भारतवर्ष देखा है। ऐसी सादगी बहुत कम देखी है। ऐसी सादी स्त्रियां भी, भद्र स्त्रियां भी कहीं नजर न आए। न कोई प्रसाधन, न कोई शोखी, न चटक मटक, सस्ती साड़ियां, चप्पलें, जैसा आपने ममता बनर्जी के बारे में देखा होगा। चाल में सौम्यता, दृष्टि में तरल आत्मीयता और चेहरे पर एक लावण्य, एक लुनाई। स्मृति के पन्ने हवा में फड़फड़ाते हैं। एक मित्र के साथ, मतलब कुछ दिन पहले वह एक मित्र के साथ बंगाल में आए थे। वहां के केले के वृक्ष, नारियल के वृक्ष, सुपारी के पेड़, पोखरों से घिरे गांव के एक घर में आया हूँ। क्या है उसमें? ऐसे गांव में आया हूँ जिस गांव में केलों के वृक्ष हैं, नारियलों के वृक्ष हैं, सुपारी के वृक्ष हैं और पोखर हैं। पोखर मतलब छोटे छोटे तालाब हैं जहाँ से पानी लेकर के उन पेड़ों में दिया जा सकता है या उन पोखरों में मछलियों का शिकार किया जा सकता है। घर की वधू बाहर आकर प्रणाम करती है। एक सभ्य स्त्री उन्हें आकर के प्रणाम करती है, विष्णु प्रभाकर को। न कोई संकोच है उसके चेहरे पर, न कोई द्विविधा है, कोई दुविधा भी नहीं है केवल शिष्टता। देखिए, बंगाल की भद्रता, शिष्टता बहुत प्रसिद्ध है। वो शिष्ट होकर के उसके सामने आकर के नमस्कार कर रही है। अपने प्रकोष्ठ में आदर से ले जाकर के बिठाती है, एक नए कक्ष में लाकर बिठाती है और पूछती है, खाना दावा हो लो कि ना, खाना खाया है या नहीं आपने? लेखक कहते हैं, ना ना, खा पी करके आए हैं, हम खा पी कर आए हैं, ऐसा विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं। लेकिन फिर भी वो स्त्री आग्रह पूर्वक कहती है, तोबे की एक खोन नाश भी, थोड़ा भी नहीं खा सकते, थोड़ा सा खा लीजिए ना। ना 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 ना। तो देखिए, यहाँ वो कहते हैं कि इस प्रकार की भी स्त्रियां वो दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में जो यह रिपोर्टाज लगा हुआ है, वो रिपोर्टाज आज यहाँ समाप्त हो जाता है। देखिए, मैंने अनेक बार आपसे कहा है कि बंगाल, कलकत्ता, अत्यंत भावुक लोग होते हैं यहाँ के, और हिंसक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए, ये फुटबॉल और क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन होते हैं बंगाल के लोग। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो
साहित्य, संगीत और कला में भी बहुत माहिर लोग होते हैं ये। यहाँ देखिए बहुत बड़े बड़े लेखक जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके उपरांत गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, उनके उपरांत शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, हाँ, विभूति भूषण राय, आशा देवी, आशापूर्णा देवी, उनके उपरांत अगर देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई अनेक लेखिकाएं, लेखक, ताराचंद्र बंदोपाध्याय जैसे लेखक, सत्यजीत राय जैसे लेखक, जो लेखक भी थे और फिल्मकार भी थे, जिन्हें ऑस्कर अनेक बार प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कला प्रेमी, क्रीड़ा प्रेमी, राजनीति प्रेमी, ऐसे बहुत सारे बंगाल के भावुक लोग हैं जिन लोगों ने बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब वो वसई में उनकी वखार नहीं चल पाई, गुजरात में नहीं चल पाई, तो अंग्रेज़ आगे चल करके बंगाल चले गए और बंगाल में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली। और वहाँ से लेकर के देखा जाए तो जो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जो 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए, उसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय का नाम लिया जा सकता है। तो यूँ कहेंगे कि हर आंदोलन की जन्मदात्री अगर कोई भूमि है तो वो बंगाल है। और बंगाल में आप जानते हैं कि 1907 में जो वंग भंग का आंदोलन चला था, पहली बार वंदे मातरम सड़कों पे गाया गया था। उसके उपरांत हम देखते हैं कि बंगाल में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, रास बिहारी बोस हैं, खुदराम बोस हैं, उसके उपरांत प्रीतिलता वड्डेदार जैसी क्रांतिकारी स्त्री है, रेणुका चौधरी जैसी स्त्री है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ क्रांति में बड़ा योगदान दिया है। यूँ कहेंगे कि सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारी यहाँ हुए हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन लोगों ने बंगाल को संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करवा दिया है। तो ऐसे भावुक और कला प्रेमी, क्रीड़ा प्रेमी बंगाल में एक बहुत बड़े लेखक हुए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी जीवनी लिखने का आदेश विष्णु प्रभाकर जी को हुआ। और विष्णु प्रभाकर जी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 वर्ष, ध्यान रखिए, 20 वर्ष उन्होंने खोजबीन की शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में, और एक बड़ा ग्रंथ उनकी जीवनी के रूप में लिखा जिसका नाम है आवारा मसीहा। और ये आवारा मसीहा लिखने के लिए उन्हें बंगाल में जाना पड़ा, बंगाली भाषा सीखने लगी, बंगाली लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ा, संवाद करना पड़ा। और जैसे वो गए, उसी में का एक भाग रिपोर्टाज के रूप में, जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता, ये आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ एक प्रकार का रिपोर्टाज है। उन्हें दिन भर क्या किया, इसका रिपोर्ट, एक प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग की हुई है, रिपोर्टाज लिखा हुआ है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को समझने के लिए आवारा मसीहा ये जीवनी जान लेना भी ज़रूरी है। भले ही अर्धनारीश्वर इस उपन्यास पर विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, परंतु उनकी कीर्ति का, उनके यश का सबसे बड़ा प्रमाण आवारा मसीहा, यह उनकी लिखी हुई जीवनी है जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित है। हावड़ा में वे रहा करते थे और वे कांग्रेस से हावड़ा में चुनकर भी आए थे और शायद हावड़ा के मेयर भी बने हुए थे। एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक के जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास जो विष्णु प्रभाकर जी ने किया है, उसमें से एक रिपोर्टाज, एक बात है कि वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जहाँ जहाँ रहने गए थे, चाहे वो दक्षिण कलकत्ता हो, चाहे उत्तरी कलकत्ता हो, चाहे पूर्वी कलकत्ता हो, चाहे पश्चिमी कलकत्ता हो, चाहे वो भागलपुर जैसा उनका पुश्तैनी गांव हो जो बाद में बिहार में चला गया, पहले बंगाल में था, और फिर म्यांमार, जिसको हम बर्मा या ब्रह्मदेश भी कह सकते हैं, वहाँ भी विष्णु प्रभाकर जी जा कर के आए। 20 वर्षों की कठोर मेहनत के बाद उन्होंने ये आवारा मसीहा, ये जीवनी लिखी हुई थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, और बहुत ही उम्दा है। हिंदी ऐच्छिक के पाठ्यक्रम में ये BA तृतीय वर्ष में भी लगी थी, हमें MA द्वितीय वर्ष में भी पढ़ने के लिए थी, इसलिए हमने उसे ठीक ढंग से पढ़ा हुआ है। तो विष्णु प्रभाकर जी ने जो मेहनत ली थी आवारा मसीहा लिखने के लिए, उसमें का एक भाग केवल आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसको बार बार पढ़िए, मैंने इसकी PDF भी आपके ग्रुप पर डाल दी है, 2-4 बार पढ़िए। इस प्रकार की वीडियो भी आप पढ़ते रहिए, देखते रहिएगा, तो आपको बहुत सारा ज्ञान इस रिपोर्टाज के बारे में
विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित रिपोर्टाज जहां आकाश नहीं दिखाई देता के बारे में आपको पता चल जाएगा। आज के दिन हम यहीं रुकते हैं। कल फिर से एक नए पाठ जो एक विधा है, पत्र विधा कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, अर्चना वर्मा द्वारा लिखित, जो एक माँ ने अपनी बेटी को लिखा हुआ पत्र है, उस पत्र को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। और अधिक संख्या होगी तो और अधिक उत्साह से हम पढ़ाएंगे। जो नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं उनके लिए यूट्यूब लिंक तो बनाई ही जा रही है। आप सबके लिए सबने जो सुना मुझे, इसके लिए धन्यवाद। हम कल फिर से आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।